1970 के दशक के आखिर और 1980 के शुरुआती साल भारत का एक शांत राज्य धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रहा था जिसका अंजाम पूरे देश को हिला देने वाला था। लेकिन उस बड़े टकराव से पहले कुछ ऐसी खुफिया रिपोर्टें सामने आ चुकी थीं जिन्हें अगर समय पर समझ लिया जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। पंजाब, खेती, गुरुद्वारों और बहादुरी की धरती। लेकिन 1978 के बाद से यहां का माहौल बदलने लगा। कुछ नए धार्मिक नेता तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। गांव-गांव में भाषण हो रहे थे। लोगों के अंदर असंतोष की एक लहर धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसी दौर में एक नाम तेजी से उभरने लगा, जरनैल सिंह भिंडरावाले। उनकी बातें कई युवाओं को आकर्षित कर रही थी, लेकिन दिल्ली में बैठे खुफिया अधिकारियों के लिए यह सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं लग रहा था। 1981 तक भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और घरेलू एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को कुछ अजीब संकेत मिलने लगे। सीमा पार से कुछ संदिग्ध कॉल इंटरसेप्ट हो रहे थे। कुछ बैंक ट्रांजैक्शन ऐसे थे जिनका स्रोत साफ नहीं था। और सबसे चिंताजनक बात, पंजाब में हथियारों की तस्करी बढ़ने लगी थी। रिपोर्टों में लिखा था कि कुछ फंडिंग विदेशों से आ रही है। कनाडा, ब्रिटेन और कुछ खुफिया संकेत पाकिस्तान की तरफ भी इशारा कर रहे थे। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया। फाइलें खुली, नोट्स लिखे गए और हर रिपोर्ट में एक ही सवाल था, क्या पंजाब में कुछ बड़ा बनने जा रहा है? 1982 आते आते स्थिति और गंभीर हो गई। भिंडरावाले और उनके समर्थक धीरे धीरे अमृतसर पहुंचने लगे और फिर उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हरमंदिर साहब के परिसर में। ये वही स्थान है जिसे दुनिया गोल्डन टेम्पल के नाम से जानती है, भारत की सबसे पवित्र धार्मिक जगहों में से एक। खुफिया एजेंसियों के लिए यह स्थिति बेहद जटिल थी। एक तरफ रिपोर्टें साफ कह रही थीं कि परिसर के अंदर हथियार जमा हो रहे हैं, कुछ प्रशिक्षित लोग भी वहां मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये एक धार्मिक स्थल था। अगर कोई भी कार्रवाई होती तो उसका असर सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहने वाला था। दिल्ली में उस समय देश की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उनके सामने हर दिन नई रिपोर्ट रखी जाती थी। कुछ अधिकारियों का मानना था कि तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि हर दिन हालात और मुश्किल हो रहे थे। लेकिन कुछ लोग चेतावनी दे रहे थे, अगर सेना को अंदर भेजा गया तो पूरा राज्य भड़क सकता है। यही वो रणनीतिक दुविधा थी जिसने फैसलों को धीमा कर दिया। इस बीच अमृतसर में हालात तेजी से बदल रहे थे। गवाहों के अनुसार परिसर के अंदर बैरिकेड बनाए जा रहे थे। ऊंची इमारतों पर हथियारबंद लोग तैनात थे। कुछ रिपोर्टों में यहां तक कहा गया कि मशीन गन और ऑटोमेटिक हथियार भी अंदर पहुंच चुके थे। 1983 तक पंजाब में हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। पुलिस अधिकारियों पर हमले हुए, कुछ पत्रकारों को धमकियां मिली और धीरे धीरे डर का माहौल फैलने लगा। दिल्ली में बैठकों का सिलसिला और तेज हो गया। सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी इन चर्चाओं में शामिल होने लगे। लेकिन हर बैठक एक ही सवाल पर खत्म होती थी, क्या धार्मिक स्थल के अंदर सैन्य कार्रवाई का जोखिम लिया जा सकता है? महीने बीतते गए। इस बीच परिसर के अंदर मौजूद लोगों की संख्या बढ़ती रही। खुफिया रिपोर्टें लगातार चेतावनी दे रही थीं, अगर स्थिति को जल्दी नियंत्रित नहीं किया गया तो बाद में ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। 1984 की गर्मियां आने तक पंजाब एक बारूद के ढेर पर बैठ चुका था। फिर जून 1984 आया। देश के सामने अब कोई आसान विकल्प नहीं बचा था। आखिरकार भारतीय सेना को आदेश मिला। एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होने वाला था जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 जून 1984 अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। संचार बंद कर दिए गए। शहर को लगभग पूरी तरह सील कर दिया गया और फिर भारतीय सेना ने परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। आने वाले कुछ दिन बेहद तनावपूर्ण थे। गोलियों की आवाजें, टैंकों की गड़गड़ाहट और एक पवित्र स्थान के अंदर चल रहा संघर्ष। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये एक ऐसा फैसला था जिसके पीछे महीनों की खुफिया रिपोर्टें, राजनीतिक बहसें और रणनीतिक दुविधाएं छिपी हुई थीं। कई लोग मानते हैं कि अगर शुरुआती चेतावनियों पर तुरंत कार्रवाई होती तो शायद हालात इतने बिगड़ते नहीं। लेकिन इतिहास में अगर का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि जब फैसले देर से लिए जाते हैं तो उनकी कीमत अक्सर बहुत भारी होती है। और पंजाब की उस गर्मियों ने भारत को यही सिखाया।
कि कभी-कभी सबसे खतरनाक चीज दुश्मन की गोली नहीं होती, बल्कि वो हिचकिचाहट होती है जो सही समय पर लिया जाने वाला फैसला रोक देती है।